नमस्कार दोस्तों, मैं बाबूराम पटेल आप सबका अपने YouTube चैनल बायोलॉजी जोन में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों चलिए देख लिया जाए, हम प्रैक्टिस सेट लेकर के चल रहे हैं एम्ब्रियोलॉजी का। तो एम्ब्रियोलॉजी का ये दूसरा प्रैक्टिस सेट है। तो इसमें भी क्वेश्चन सेम उसी प्रकार से हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त, जो कि टीजीटी पीजीटी नीट के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए देख लिया जाए आज का पहला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्त। देखिए जरा, कह रहा है स्टेनोपालाइनस पराग कण पाए जाते हैं। स्टेनोपालाइनस पोलन आर्स फाउंड इन किस में पाए जाते हैं? स्टेनोपेलाइनस परागकण किस में पाए जाते हैं? कह रहा है एकेंथेसी में कि लैमिएसी में कि स्टेरेसी में कि लूबिएसी में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे दोस्त? इसका राइट आंसर है लैमिएसी। ठीक है, लैमिएसी आप जानते हैं जिससे लैबिएटी भी कहते हैं। अब ये स्टेनोपेलाइनस परागकण है क्या भाई? इसको समझिए। जब कई विभिन्न जातियों के परागकण एक ही जैसे दिखाई देते हैं तो ऐसे परागकण के समूह को स्टेनोपेलाइनस परागकण कहते हैं। ठीक है, और इस प्रकार के परागकण लैबिएटी या लैमिएसी कुल में ही पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं दोस्त? लैमिएसी या लैबिएटी कुल में पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देख लेते हैं। दूसरा नंबर कह रहा है क्लिस्टोगैमी एक अवस्था है जहां, मतलब क्लिस्टोगैमी क्या है? क्लिस्टोगैमी इज अ कंडीशन वेयर, कह रहा है कि पर परागण आवश्यक होता है, स्वपरागण आवश्यक होता है, परागण असंभव होता है, परागण के लिए बाह्य कारक की जरूरत होती है। तो क्लिस्टोगैमी क्या है दोस्त? ठीक है, इसका राइट आंसर हम आपको बता दें, इसका राइट आंसर है बी इज द राइट आंसर। स्वपरागण आवश्यक होता है, मतलब सेल्फ पॉलिनेशन इज ऑब्लिगेटरी। ठीक है, अब इसका मतलब है क्या? देखिए मैं बताता हूँ। कुछ द्विलिंगी पुष्प ऐसे होते हैं, द्विलिंगी बाइसेक्सुअल, ठीक है, कुछ द्विलिंगी पुष्प ऐसे होते हैं जो कभी नहीं खिलते, और इन पुष्पों को जो है निम्नलिखित पुष्प या निम्नलिखित का दूसरा नाम है क्लिस्टोगैमस पुष्प कहते हैं। ऐसे पुष्प में बंद अवस्था में ही परागकोश फट जाते हैं, जिससे परागकण पुष्प के वर्तिकाग्र अर्थात स्टिग्मा पर ही बिखर जाते हैं। इस प्रकार इनमें सेल्फ पॉलिनेशन आवश्यक होता है। कौन सा मेरे दोस्त? सेल्फ पॉलिनेशन इसमें आवश्यक होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि जब एक पुष्प का परागकण, एक पुष्प है, इसका परागकण उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। मतलब पौधा, देखिए पौधा एक है, अब इसमें एक पुष्प इधर लगा है, एक पुष्प इधर लगा है। ठीक है, तो कह रहा है जब एक ही पुष्प के परागकण, इसके परागकण उसी पौधे के दूसरे पुष्प पर, अब इस पुष्प पर नहीं, इस पुष्प पर, ठीक है, दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? देखिए कह रहा है कि पर परागण कहलाता है, स्वपरागण कहलाता है, सजात पुष्पी परागण कहलाता है, जीनोगैमी कहलाता है। व्हेन पोलन ऑफ अ फ्लावर पॉलिनेट्स द स्टिग्मा ऑफ एंथर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट द प्रोसेस इज कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन की जिटोनोगैमी की जीनोगैमी। ठीक है, यहाँ जिटोनोगैमी है मेरे दोस्त। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे दोस्त? इसका राइट आंसर होगा जिटोनोगैमी। ठीक है, क्या होगा? जिटोनोगैमी इसका राइट आंसर। सजात पुष्पी परागण कहते हैं उसे। अब देखिए है क्या ये? जब एक पुष्प के पराग कण उसी पुष्प के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। ठीक है, मतलब एक पुष्प के परागकण उसी पौधे के, मतलब देखिए एक पौधा एक ही है और इस पुष्प का परागकण इस पुष्प पे नहीं दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, तो यह क्रिया क्या कहलाती है? जिनोटोगैमी कहलाती है। ठीक है, जिटोनोगैमी कहलाती है, और यह सेल्फ पॉलिनेशन की ही विशेष अवस्था होती है। किसकी अवस्था है मेरे दोस्त? ये सेल्फ पॉलिनेशन की ही विशेष अवस्था होती है। तो यहाँ सेल्फ पॉलिनेशन राइट आंसर नहीं बनेगा, बल्कि क्या बनेगा? जिटोनोगैमी बनेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है उसको देख लेते हैं। देखिए कह रहा है कि आर्टोकार्पस हेट्रोफिलस फल में खाने योग्य भाग है। इडिबल पार्ट इन फ्रूट ऑफ आर्टोकार्पस हेट्रोफिलस इज। ठीक है, आर्टोकार्पस हेट्रोफिलस फल में खाने भाग कौन है? कह रहा मीजोकार्प है कि ब्रैक्ट्स पेरियंथ तथा बीज है कि केवल ब्रैक्ट है कि एंडोस्पर्म है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे दोस्त? इसका राइट आंसर हम आपको बता दें, बी इज द राइट आंसर, ब्रैक्ट पेरियंथ एंड सीड। ठीक है, ब्रैक्ट पेरियंथ एंड सीड इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। अब देखिए है क्या? जो आर्टोकार्पस हेट्रोफिलस जो होता है, इसका सामान्य नाम है जैक फ्रूट। इसका सामान्य नाम क्या है भाई? ये जो आर्टोकार्पस हेट्रोफिलस है, इसका सामान्य नाम है जैक फ्रूट। और जैक फ्रूट किसे कहते हैं? जैक फ्रूट कहते हैं कटहल को। किसको कहते हैं? कटहल को कहते हैं मेरे दोस्त। ठीक है, क्या है कटहल? इसमें ब्रैक्ट, पेरियंथ और बीज सभी खाने योग्य होते हैं। इसका फल पूरे पुष्पक्रम से विकसित होता है, और इसके पुष्पक्रम को क्या कहते हैं भाई? सोरोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? सोरोसिस। चलिए
अगला क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है उसको देख लेते हैं। 5 नंबर कह रहा है द पार्ट ऑफ द कैस्टर सीड, मतलब अरंड का जो बीज होता है, दैट इल्ड्स ऑयल इज, ठीक है। कह रहा है कि अरंड के बीज का वह भाग जिससे तेल प्राप्त होता है, अरंड के बीज का कौन से भाग से तेल प्राप्त होता है। कह रहा है कॉटिलीडॉन से कि क्रैनकल से, करेंकल, ठीक है, इंडोस्पर्म से कि न्यूसिलस से, तो किससे प्राप्त होता है ऐसा कह रहा है। इसका राइट आंसर है इंडोस्पर्म, इंडोस्पर्म से, ठीक है। क्योंकि अरंड के बीज में भ्रूणपोष जो है तैल युक्त होता है तथा भ्रूण और बीजावरण के बीच में होता है, ठीक है मेरे दोस्त। अरंड का बीज एक इंडोस्पर्मिक सीड होता है जिसमें भ्रूणपोष भोजन संचित करता रहता है तथा यह अंकुरण के समय तक उसमें विद्यमान रहता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। 6 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है सीनोमेगास्पोर का अर्थ है, सीनोमेगास्पोर, सीनोमेगास्पोर का अर्थ क्या है। सीनोमेगास्पोर कह रहा है कि मेगास्पोर मदर सेल है, माइक्रोपाइलर डाइड है, ठीक है, कि चेलेजल डाइड है, कि सेल विद 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई है, ठीक है। तो देखिए हम आपको बता दें सीनोमेगास्पोर का जो अर्थ होता है, इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है डी, ठीक है, सेल विथ 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है, कह रहा है पराग नली को बीजांड में प्रवेश कराने में सहायक विशेष संरचना होती है। पराग नली को बीजांड में प्रवेश कराने में सहायक विशेष संरचना कौन सी होती है ऐसा कह रहा है, ठीक है। तो कौन सी होती है मेरे दोस्त, इसको आप बताइए। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा आब्ट्यूरेटर, ठीक है, आब्ट्यूरेटर, आब्ट्यूरेटर इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हम बढ़ते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। और एक बात और, हाँ, आब्ट्यूरेटर क्या है कि यह बहुकोश की रोम सदृश संरचनाएं होती हैं जो बीजांड के नीचे उपस्थित होती हैं और इनका विकास फ्यूनिकल्स होता है। किससे होता है, फ्यूनिकल्स होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है सिजल पिनियेसी, सिजल पिनियेसी में दलपुंज का विन्यास होता है। कैसा होता है सिजल पिनियेसी में एस्टिवेशन, ठीक है, कोरोला का एस्टिवेशन कैसा होता है। कह रहा है असेंडिंग इम्ब्रिकेट होता है कि डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट होता है कि वॉल्वेट होता है कि ट्विस्टेड होता है, कैसा होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो इसका आंसर है वो होता है असेंडिंग इम्ब्रिकेट, ठीक है। देखिए सिजल पिनियेसी में जो करोला होता है 5 पृथक पेटल से निर्मित होता है, ठीक है, और ये असेंडिंग इम्ब्रिकेट क्रम में ही व्यवस्थित रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है एक अध्यावरणी बीजांड इनमें पाई जाती है। अध्यावरणी बीजांड इनमें पाई जाती है, कह रहा है किसमें पाई जाती है, यानी यूनिटेगमिक ओयूल्स आर फाउंड इन, यूनिटेगमिक ओयूल किसमें पाई जाती है, कह रहा है गैमोपेटली में कि पॉलीपेटली में कि आर्किक्लेमाइडी में कि एक बीजपत्री में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर है गैमोपेटली, गैमोपेटली इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, कह रहा है हेलोबियल टाइप ऑफ इंडोस्पर्म इज फाउंड इन, हेलोबियल टाइप ऑफ इंडोस्पर्म इज फाउंड इन, कह रहा है किसमें पाया जाता है हेलोबियल टाइप का इंडोस्पर्म, कह रहा है वालिसनेरिया में, एडोक्सा में, कैप्सेला में कि पिप्रोमिया में, ठीक है, पिप्रोमियम किसमें पाया जाता है भाई, हेलोबियल टाइप का इंडोस्पर्म, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है वालिसनेरिया, वालिसनेरिया इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे देखिए, हम आपको पहले एक बात बता दें, जो हेलोटिया इंडोस्पर्म होता है, इंडोस्पर्म की थोड़ा सा अगर हम बात करें तो जो है एंजियोस्पर्म पौधों में फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियो और इंडोस्पर्म का निर्माण होता है, ठीक है, फर्टिलाइजेशन के बाद। और जो ये इंडोस्पर्म होता है भ्रूणपोष, ये मुख्य रूप से देखिए, मुख्य रूप से 3 लेकिन है कहीं कहीं 4 प्रकार का होता है, जैसे न्यूक्लियर इंडोस्पर्म, सेलुलर इंडोस्पर्म, हेलोबियल इंडोस्पर्म और एक रूमिनेट होता है, ठीक है। तो यहाँ किस प्रकार का हेलोबियल किस्म होता है, वालिसनेरियम। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, कह रहा है अरंड यानी कैस्टर के बीज में बीज चोल है, कैस्टर के बीज में बीज चोल है, क्या है भाई बीज चोल, कह रहा है द करेंकल इन कैस्टर सीड इज द माइक्रोपाइलर आउट ग्रोथ ऑफ इंटीग्यूमेंट कि द इंडोस्पर्म यील्ड शेप कॉटिलिडॉन एग्जिस्टेंस ऑफ रैफी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ए, द माइक्रोपाइलर आउट ग्रोथ ऑफ इंटीग्यूमेंट इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 12 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है किसी पौधे के भ्रूणपोष में 24 गुणसूत्र हैं, ठीक है, किसमें, इंडोस्पर्म में, ठीक है, किसी पौधे के इंडोस्पर्म में 24 गुणसूत्र हैं। इस पौधे के बाह्य दलपुंज में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी ऐसा कह रहा भाई। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका जो राइट आंसर है हम आपको बता दें मेरे दोस्त, इसका राइट आंसर है 16 गुणसूत्र। अब वो कैसे 16 गुणसूत्र कैसे होंगे इसको समझिए। देखिए फ्लावरिंग जो पौधे होते हैं, जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, उसमें भ्रूणपोष 3N होता है, ठीक है। कैसा होता है भ्रूण, इंडोस्पर्म 3N होता है, ठीक है, इंडोस्पर्म।
अब आप जानते हैं जबकि जो बाह्य दल पुंज होता है जो कि एक पुष्प का ही भाग है वो कैसा होता है 2n होता है। कैसा होता है 2n। जब 3n बराबर कितना दिया है 24 दिया है 3n बराबर 24 तो n बराबर कितना हो जाएगा n बराबर हो जाएगा 24/3 तो 3 n का मान आ जाएगा 8। अब 2n बराबर कितना हो जाएगा 2 × 8 बराबर 16। ठीक है तो कितना हो गया 16। तो इसमें बी इज द राइट आंसर। ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कह रहा है नर मधुमक्खी में 16 गुणसूत्र होते हैं। किसमें नर मधुमक्खी में कितने गुणसूत्र 16 गुणसूत्र होते हैं ऐसा कह रहा है। नर मधुमक्खी में 16 गुणसूत्र होते हैं। कार्यकर्ता मतलब वर्कर तथा रानी मधुमक्खी में गुणसूत्र संख्या क्या होगी। अब देखिए कह रहा है कि रानी मधुमक्खी और कार्यकर्ता में गुणसूत्र संख्या कितनी होगी। अब देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा भाई। इसका राइट आंसर है 32। कितना होगा 32 इज द राइट आंसर। कैसे होगा अब इसको समझिए। देखिए मैं आपको बता दूं जो नर मधुमक्खी होता है उसे ड्रोन कहते हैं और ड्रोन का विकास जो है अनिषेचित अंडे से होता है तथा इसमें 16 गुणसूत्र होते हैं। अगर अनिषेचित है मतलब निषेचित n बराबर कितना है 16। अब जाहिर सी बात है कि ये कैसे होते हैं जो वर्कर्स होते हैं रानी ये इन जो होते हैं ये 2n होते हैं। ठीक है निषेचन के पश्चात कैसे होते हैं 2n। तो आप जानते हैं n बराबर 16 है तो 2n बराबर कितना हो जाएगा 2 × 16 = 32। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं 14 की। कह रहा वह फल जो एक ऊर्ध्ववर्ती का मतलब क्या सुपीरियर द्विअंडपी अंडाशय बाई कार्पेलरी ओवरी। ठीक है जिसमें 2 भित्ति बीजांड हो मतलब 2 पैराइटल प्लेसेंटा हो। ठीक है से विकसित हो क्या कहलाता है। मतलब एक फल जो सुपीरियर बाई कार्पेलरी ओवरी से 2 पैराइटल प्लेसेंटा से विकसित हो उसे क्या कहते हैं। कह रहा है फॉलिकल कहते हैं कैप्सूल कहते हैं सिलिकुआ कहते हैं कि पॉन्ड कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर है सिलिकुआ। क्या कहते हैं मेरे दोस्त उसे कहते हैं सिलिकुआ कहते हैं। ठीक है सिलिकुआ इसे नहीं भूलिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कह रहा है गाजर घास कैरेट ग्रास प्रचलित नाम है। किसका नाम है गाजर घास। कह रहा है ब्रेसिका रैफा का रेफनस सटाइवस का पार्थीनियम का इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए हम आपको बता दें पार्थीनियम हिस्टरोफस। ठीक है पार्थीनियम हिस्टरोफस जो नाम है यही गाजर घास का नाम होता है। ठीक है और यह एस्टेरेसी कुल का द्विबीजपत्री पौधा है। एस्टेरेसी कुल का द्विबीजपत्री पौधा है। ठीक है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर पार्थेनियम हाइस्टेरोफोरस। ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर रहा है क्या भारतीय पादप भ्रूण विज्ञान के जनक हैं। भारतीय पादप भ्रूण विज्ञान के जनक हैं फादर ऑफ इंडियन प्लांट एम्ब्रियोलॉजी कौन है भाई। तो आप जानते हैं पंचानन माहेश्वरी हैं प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी। ठीक है पी माहेश्वरी भी आप कह सकते हैं। तो डी इज द राइट आंसर। इसका कौन सा उत्तर सही है मेरे दोस्त इसका राइट आंसर डी है। ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर हम 17 की बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन जीवाश्म में सबसे अच्छी तरह से सुरक्षित रहता है। निम्नलिखित में से कौन जीवाश्म में सबसे अच्छी तरीके से सुरक्षित रहता है ऐसा कह रहा है। कह रहा है परागकण है कि शैवाल हैं कि कवक हैं कि इनमें से कोई नहीं है। ठीक है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर है ए परागकण पोलन ग्रेन। अब कैसे परागकणों के एक विशेष प्रकार का रसायन जो स्पोरोपोलिनिन होता है इनकी कोशिका भित्ति के ऊपरी परत में पाई जाती है स्पोरोपोलिनिन और यह रसायन अत्यंत प्रतिरोधक होता है तथा इस पर किसी भी रासायनिक प्रक्रिया का कोई प्रभाव नहीं होता है। इस कारण परागकण जीवाश्म के रूप में यह परिरक्षित रहता है। ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है देखिए कह रहा है कि बीजांड जिसमें अंडद्वार एक सिरे पर होता है जबकि निभाग यानी चैलेजा और नाभिका दूसरे सिरे पर होता है क्या कहलाता है। कह रहा आर्थोट्रोपस कहलाता है कि एनाट्रोपस कि एम्फीट्रोपस कैम्पाइलोट्रोपस। द ओयूल इन विच माइक्रोपाइलर लाइज एट वन इंड व्हाइल चैलेजा एंड हाइलम लाइज एट अपोजिट इंड इज कॉल्ड एज। ठीक है तो किस प्रकार का कहलाएगा भाई इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हम आपको बता दें इसका राइट है आर्थोट्रोपस। ठीक है आर्थोट्रोपस इज द राइट आंसर। ठीक है देखिए हम आपको बता दें कि आर्थोट्रोपस प्रकार के बीजांड में माइक्रोपाइल और चैलेजा और हाइलम तीनों एक सीध में होते हैं। इसमें माइक्रोपाइलर ऊपर एक सिरे पर तथा चैलेजा जो है नाभिका विपरीत सिरे पर स्थित होता है। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है कह रहा है जब सहायक कोशिकाएं एवं प्रतिमुख कोशिकाएं भ्रूण बनाती हैं तब इसे कहा जाता है। कह रहा है देखिए एपोस्पोरी एपोमिक्सिस एम्फीमिक्सिस बहुभ्रूणता व्हेन सिनर्जिस्ट एंड एंटीपोडल मेक द एम्ब्रियो इट इज कॉल्ड तब इसे क्या कहते हैं भाई ऐसा कह रहा है। तब इसे क्या कहते हैं कह रहा है एपोस्पोरी एपोमिक्सिस एम्फीमिक्सिस पॉलीम्ब्रियोनी तो इसे कहते हैं एपोमिक्सिस। क्या कहा जाता है मेरे दोस्त एपोमिक्सिस। ठीक है और यही इसका सही उत्तर है एपोमिक्सिस। ठीक है
तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम 20 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कर रहा है, इसको भी देख लेते हैं। कह रहा है नारियल का भ्रूणपोष है। नारियल का भ्रूणपोष कैसा, कह रहा है कोशिकीय है कि केंद्रकीय है, कोशिकीय तथा केंद्रकीय दोनों, न कोशिकीय न केंद्रकीय। इंडोस्पर्म इन कोकोनट इज सेलुलर न्यूक्लियर बोथ सेलुलर एंड न्यूक्लियर नाइदर सेलुलर नॉन न्यूक्लियर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर है सी, कोशिकीय तथा केंद्रकीय दोनों। ठीक है, तो दोस्त आज के हमारे इस लेक्चर में बस यहीं तक। फिर आप लोगों से मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर को लेकर। लेकिन आप आज का हमारा लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके एक बार जरूर बता दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।